हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, आज का हमारा जो रिवीजन वीडियो है, हाँ देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारी बात कर ली है और अब हम आगे के टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे लोगों। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, हाँ यानी कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो इसके ऊपर हम लोग बात शुरू करेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। बहुत जबरदस्त वाला चैप्टर है। सेक्शन नंबर 37 कहता है कि भाई परफॉर्मेंस दो टाइप की होती है, आप लोग को ध्यान में भी है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां दोनों पार्टीज अपना अपना काम पूरा कर दे तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस यानी टेंडर है, जिसमें एक पार्टी ऑफर करती है कि भाई चलो मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने को तैयार हूं, क्या तुम भी तैयार हो क्या? इसको हम कहते हैं अटेम्प्ट परफॉर्मेंस या फिर ऑफर फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ऐसी ऑफर करने के बाद क्या होगा? अगला सेक्शन कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर। अब देखो, जब किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला कि आओ भाई चलो हम परफॉर्म करें, लेकिन दूसरी पार्टी अगर मना कर देती है, द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, मोर ओवर द प्रोमिसर शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम परफॉर्मेंस करने को तैयार है भाई, सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, तो ओके ठीक है, हम भी डिस्चार्ज हो गए। और यहां हम नॉन परफॉर्मेंस के लिए, यानी जो बंदा तैयार था, जिसने टेंडर किया था, वो अभी नॉन परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये सेक्शन नंबर 38 हमारा कहता है। ठीक है, अब 39 इसी के आगे की बात करता है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, वो मना कर दे या हैज डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज एंटायर प्रॉमिस, तो अदर पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बच्चे लोगों, यहां पे इस बार जो परफॉर्म करने वाली पार्टी, उसने खुद ने ही मना कर दिया कि भाई मैं अब परफॉर्म करने की पोजीशन के अंदर नहीं हूं। तो अल्टीमेटली दोनों सेक्शन का बेस एक ही है कि एक पार्टी अगर मना कर दे तो दूसरी पार्टी भी अपनी लायबिलिटी से बिल्कुल फ्री हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है। और अदर पार्टी पे, जो गिल्टी पार्टी है, उसके अगेंस्ट में हम डैमेजेस का सूट फाइल भी कर सकते हैं। ये अपने को इन सेक्शंस के अंदर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत सिंपल है। तो इधर प्रोमिसर तैयार था, प्रोमिसर ने मना कर दिया, या प्रोमिसर ने खुद ने मना कर दिया कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, तो उस केस में सामने वाली पार्टी के पास चॉइस है। देखो, अपने वो एग्जांपल किया था कि हमारा एक थिएटर है, एक सिंगर को हमने हायर किया जो 6 वीक्स हमारे यहाँ गाने वाला है, और एक नाइट में मान लीजिए सेकंड थर्ड वीक में वो एब्सेंट हो गया। तो अब ऐसे में जो थिएटर मैनेजर है उसकी चॉइस के ऊपर है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे, चाहे तो कंटिन्यू करे, उसकी मर्जी के ऊपर है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? बहुत सिंपल है बच्चे लोगों, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रोमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा। और खास करके जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है, लाइक पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, मैरिज हो गया, ये उसको खुद को ही परफॉर्म करने चाहिए, वो खुद ही परफॉर्म करेगा और कोई कर भी नहीं सकता है। हाँ, ऐसे जो एग्रीमेंट्स है जो इम्पर्सनल नेचर के हैं, है ना, मतलब जिसमें पर्सनल नेचर के कोई कैपेबिलिटी यूज नहीं हो रही है, गुड्स का सिंपल परचेज सेल डिलीवरी कुछ भी करना है, तो ऐसे में उस पर्सन की जगह पे उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अगर इम्पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और प्रोमिसर का डेथ हो जाए, तो उसका लीगल हेड जो है वो भी परफॉर्म कर सकता है। बहुत सिंपल सी हमारी बात है। और अगर कोई थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन भी अगर परफॉर्म करना चाहे और अदर पार्टी यानी प्रोमिसी को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोमिस ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस केस में इम्पर्सनल नेचर में थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। हमारा बेस्ट एग्जांपल था कि सपोज करो मेरे एक दोस्त ने किसी से 10,000 रुपीज उधार पे लिया, लेकिन वो चुकाने की पोजीशन में नहीं है। अब मेरे फ्रेंड के ब्याह पे वो 10,000 मैंने पे कर दिए और जिसने उधार दिया था उसने एक्सेप्ट भी कर लिए, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस हो गई और मेरा दोस्त जो है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा उस थर्ड पर्सन के लिए। ये अपने को ध्यान में रखना है, उस लेंडर के लिए अपने को ध्यान में रखना है। तो ये परफॉर्मेंस के हमारे रूल है। अब सेक्शन 42 ज्वाइंट प्रोमिसर का पॉइंट बच्चे लोगों को बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो। दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिल करके प्रॉमिस करें तो दे आर कॉल्ड ज्वाइंट प्रोमिसर। उनमें से अगर किसी एक का डेथ हो गया तो उसका लीगल हेड और बाकी जो जिंदा है वो मिलकर परफॉर्म करेंगे, और सबकी अगर डेथ हो जाए तो सबके लीगल हेड जो है वो मिल करके परफॉर्म करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा हमारा प्रोविजन है जो आप लोग जानते भी हैं। चलिए, अब ज्वाइंट प्रोमिसर के रूल्स क्या कहते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि प्रोमिसी उनमें से किसी एक से डिमांड करे। द प्रोमिसी मे आस्क एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल्ड द प्रोमिस, है ना, क्योंकि इनका लायबिलिटी ज्वाइंटली और सेवरली होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना, दे आर ज्वाइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल। अपना पुराना एग्जाम्पल है बच्चों, 3 लोगों ने मिलकर के 30,000 रुपीज का लोन जो है वो डी से उधार लिया है। 30,000 का लोन है, डी से 90,000 लिया। अब डी चाहे तो इनमें से किसी से भी पूरे के पूरे 90,000 रुपीज रिकवर कर सकता है, बिकॉज ऑल आर जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है। अब मान लीजिए डी ने खाली ए को बोला कि तुमसे मैं पूरा रिकवर करूंगा, तो इसका मतलब बी और सी फ्री नहीं हो गए। ए एक बार पे कर देगा, देन ए हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम रिमेनिंग पर्सन, बाकी बी और सी से रिकवर कर सकता है। तो वेयर वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर हैज बीन कंप्लीट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन फुल, जब किसी एक या दो को आपने पूरा परफॉर्मेंस के लिए बोला, तो ही हैज राइट टू कंपेल द अदर जॉइंट प्रॉमिसर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स। तो एक बार तो पूरे 90 पे कर देगा वो, और बाद में इन दोनों से रिकवर कर लेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बाई चांस इनमें से कोई ऐसा बंदा निकला जो इंसॉल्वेंट हो गया या पेमेंट नहीं कर पाया है, तो उसका जितना डिफॉल्ट हुआ, जितना वो पेमेंट नहीं कर पाया, जैसे मान लीजिए सी इंसॉल्वेंट हो गया और पूरे 30,000 उसके डूब गए, तो ऐसे में ए और बी को 45 टोटल देना पड़ेगा। यानी सी का जो 30,000 है उसको ये दोनों 15,000 बराबर में इक्वली में बियर करेंगे। तो इफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर मेक्स अ डिफॉल्ट इन मेकिंग हिज कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट बियर द लॉस इन इक्वल शेयर। बराबर बराबर उठाएंगे, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। खत्म, बहुत बढ़िया से रूल है, खत्म हो गए। नाउ व्हाट अबाउट द जॉइंट प्रॉमिसी? इस बार इन द केस वेयर अ पर्सन मेड ए प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, इस बार प्रॉमिस ही 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो सारे लोग मिलकर के डिमांड करेंगे, पैसा दो भाई हमारा, मिलकर डिमांड करेंगे। और अगर उनमें से किसी एक का डेथ हो गया तो उसका लीगल एयर और बाकी जो सर्वाइवर्स है वो मिलकर डिमांड करेंगे। और सबकी डेथ हो गई है तो सबके जो भी सर्वाइवर्स होंगे वो मिल करके ये जॉइंटली डिमांड करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक जॉइंट प्रॉमिसी जो है वो इसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है, जो करेंगे वो मिल करके करेंगे, हम साथ साथ है वाले कंसेप्ट के साथ, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फिर बच्चे लोगों को हमारा पॉइंट आता है कि भाई परफॉर्मेंस का टाइमिंग क्या होगा। तो टाइमिंग के लिए हमारे पास में 2 जबरदस्त सेक्शन है बच्चे लोगों, किस टाइम पे या किस प्लेस पे परफॉर्म करना है। तो पहले आइए टाइमिंग वाले 3 सेक्शन है, 46, 47, 48, तो इनको समझ लेते हैं। जैसे आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे आपको कार डिलीवर करनी है, ठीक है, लेकिन कब डिलीवर करनी है इस बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। तो 2 बातें होंगी, जिस वक्त में हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि भैया तुम अप्लाई करोगे तब मैं परफॉर्म करूंगा, है ना। जैसे आज की डेट में हमारे बीच में मान लो कि 9 जून को 10 जून को हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अगले 1 महीने में हम कभी भी परफॉर्मेंस कर देंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई प्रॉमिसी तुम डिमांड कर देना, तुम बता देना, अप्लाई कर देना कि इस वक्त परफॉर्म करो, मैं आकर के कर दूंगा। तो रूल है कि एप्लीकेशन हैज टू मेड, एप्लीकेशन हैज टू मेड का मतलब यहां पे प्रॉमिसी जो है वो अप्लाई करेगा फॉर परफॉर्मेंस, ऐसा हमने पहले डिसाइड करके रखा है। फिर मुझे सपना थोड़ी आएगा कि मैं कब परफॉर्म करूं, तो ठीक है ना यार, तू अप्लाई कर देना तब मैं परफॉर्म कर दूंगा। तो ऐसे में परफॉर्मेंस कब करना है बच्चों, टाइमिंग क्या होगा, आफ्टर एप्लीकेशन इज मेड, जब सामने वाला अप्लाई करेगा उसके बाद परफॉर्म कर देंगे। अब सोचो हमने ऐसा एप्लीकेशन वाला मैटर ही डिसाइड नहीं किया था। देख भाई ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट तो आज हमारा 10 जून को बन गया है या 9 जून को बन गया है, लेकिन परफॉर्मेंस का एक काम करते हैं, टाइम अभी स्पेसिफाई कर देते हैं 20 जून को परफॉर्म कर देना, और मैं दोबारा से अप्लाई नहीं करूंगा। दोबारा से मतलब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। पहले वाले में तो क्या था, जब तू अप्लाई करेगा तब मैं परफॉर्म करूंगा। यहां पे यार देख अभी डिसाइड कर लेते हैं 20 जून को परफॉर्म करना है, और मैं अभी एप्लीकेशन या अप्लाई करने वाला नहीं हूं, तो बट ऑब्वियस है जो भी टाइम स्पेसिफाई आपने किया उसी वक्त के अंदर परफॉर्मेंस करना है। लेकिन सोचो टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, पंगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि परफॉर्मेंस कब करनी है, और न ही ये डिसाइड किया कि सामने वाला अप्लाई करे तब करना है। तो ऐसे में रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना होता है बच्चे लोगों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 2 बातें होंगी, अगर सामने वाला अप्लाई करने की बात कर रहा है तो जब अप्लाई करे तो परफॉर्म कर देंगे, लेकिन हमने ऐसा एप्लीकेशन वाला मैटर ही डिसाइड नहीं किया, तो 2 बातें होंगी, या तो टाइम स्पेसिफाई होगा या नहीं होगा। अगर स्पेसिफाई है तो उस वक्त परफॉर्म करो, और नहीं है तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करो। ये आप लोग को इधर रूल टाइमिंग के ध्यान में रखने चाहिए। चलिए बच्चे लोगों प्लेस के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी प्लेस भी ऐसा ही है, वही रूल वैसे ही रूल, एप्लीकेशन इज टू बी मेड कि भैया हम तो अप्लाई करेंगे, तो एट द प्लेस सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी, जैसे ही प्रॉमिसी बताएगा देख भाई इस जगह पे परफॉर्म कर दे, मैं तुझे फोन कर रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं यहां आजा परफॉर्मेंस के लिए, यहां आ जाना, तो वहां कर देंगे। लेकिन फिर से वही बातें होंगी बच्चों, एप्लीकेशन देने की बात नहीं है, कोई अप्लाई नहीं करेगा, तुमको डायरेक्ट परफॉर्म करना है। लेकिन कब, इसमें भी 2 बातें होंगी, या तो प्लेस स्पेसिफाई होगा, उसने कहा मेरे ऑफिस पे आके कर देना, मेरे घर पे आके कर देना, तो भाई जब जहां स्पेसिफाई किया है वहां कर देंगे, बगैर उसके अप्लाई किए उस दिन पे जो टाइमिंग डिसाइड होगा वहां पहुंच के परफॉर्म कर देंगे।
लेकिन अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं है तो क्या करें, तो प्रोमिसर अब क्या करेगा, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि वो तो अप्लाई नहीं करने वाला है लेकिन परफॉर्मेंस तो करना है, तो ऐसे में प्रोमिसर हैव टू आस्क प्रोमिसी टू स्पेसिफाई द प्लेस, कि भाई बता दे, तेरे घर आऊं, तेरे ऑफिस आऊं, और कोई जगह पे आऊं, किधर जाऊं, मुझे बता दे, इधर चला मैं उधर चला, तू बता उधर मैं चला, बराबर से। तो यहां पे वो जैसा बताए वैसा अपने को परफॉर्मेंस कर देना है, उस जगह पे परफॉर्मेंस कर देना है। तो ये सेक्शन 49-50 के रूल्स आप लोग प्लेस से रिलेटेड याद रखने वाले हो। बहुत सिंपल से रूल है, बहुत आराम से याद हो जाते हैं बच्चे लोगों को। अब आता है एक बहुत जोरदार पॉइंट हमारा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए क्या हमारे रूल्स बने हुए हैं। तो पूरे पॉइंट को समझना बच्चे लोगों, आप मजेदार पॉइंट है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वही है जो आज तक हम पढ़ते आए, दोनों पार्टीज एक दूसरे को जब कुछ प्रोमिसेस कर देती है, दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मैं आपको कार दूंगा, आप मुझे पैसा दोगे, इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब ये अलग अलग नेचर के होते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 51 को समझो। जब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में हमने ये डिसाइड किया है कि हम परफॉर्मेंस करेंगे साथ साथ एट द सेम टाइम, ठीक है, तो उस वक्त तक प्रोमिसर को अपना परफॉर्मेंस नहीं करना है जब तक प्रोमिसी रेडी नहीं हो जाए। बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। हमने डिसाइड किया था कि 15 जून को मैं आपको कार डिलीवर करूंगा और 15 जून को ही आप मुझे पैसा दोगे। तो जब तक आप पैसा देने को तैयार नहीं हो मैं कार नहीं दूंगा, और जब तक मैं कार देने को तैयार नहीं हूं आप पैसा नहीं दोगे, बिकॉज दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया था कि साथ साथ परफॉर्म करेंगे। एक भी पार्टीज अगर तैयार नहीं है तो दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 51 ये बात कहता है, खत्म हो गया। 52 क्या कहता है, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract। बच्चों समझना, जब हमने फिक्स कर दिया पहले परफॉर्म कौन करेगा और बाद में कौन करेगा, तो दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। याद करो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। एग्जाम्पल ये था कि भाई आपका एक घर बनने वाला है और उस घर के लिए, मतलब मेरा एक घर बनने वाला है और आप उस घर को बनाने वाले हो, लेकिन उस घर के लिए रॉ मटेरियल और सीमेंट मैं ही सप्लाई करूंगा, ये पहले से एग्रीमेंट में डिसाइड था। तो बट ऑब्वियस योर परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन दी माय परफॉर्मेंस। तो जब तक मैं परफॉर्म नहीं करूं, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। पहले मैं परफॉर्म करूंगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, तभी आप घर बना पाओगे। तो जैसा ऑर्डर फिक्स किया है वैसा करना है। अच्छा नॉर्मल ले लो ना, कोई भी एग्जाम्पल, एक कार ही खरीदनी है, डिसाइड कर लिया कि पहले पैसा दोगे फिर कार दूंगा, तो ठीक है, पहले पैसा आएगा तो कार मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अगर कोई ऑर्डर फिक्स कर लिया है तो उसको फॉलो करो, बराबर से। अब 52 को 54 के साथ में पढ़ना, फिर आपको मैं 53 पढ़ाता हूं। इन दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़ो, कई लोग का मैसेज भी था सर 52 54 के अंदर क्या डिफरेंस है सर, नहीं समझ में आ रहा है, तो देख लो भाई अच्छी तरह से। इफ द प्रोमिसर, ये तो ये कहता है कि भी जो ऑर्डर फिक्स किया उसे परफॉर्म करना है, और 54 बताता है इस 52 का इफेक्ट क्या होगा बच्चों, ये 54 में दिया है। तो हुआ ये कि मैं आपको रॉ मटेरियल देने वाला था, तब आप मेरा घर बनाने वाले थे, मैंने आपको रॉ मटेरियल नहीं दिया। अब क्या होगा, उसका इफेक्ट 54 में है। इफ द प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म द प्रॉमिस फर्स्ट, यानी कि मैं पहले परफॉर्म करने वाला था और फेल्स टू परफॉर्म हो गया, मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो ही कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पर्सन। तो मैं तुमसे भी डिमांड नहीं कर सकता कि परफॉर्म करो आकर के, बराबर, और साथ में मैं तुमको कॉम्पनसेशन भी पे करूंगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो कितनी मजेदार चीज हुई, मैंने तुमको रॉ मटेरियल नहीं दिया, फिर भी मैं तुमको ब्लेम कर रहा हूं, अरे मेरा घर नहीं बनाया, बदमाशों मेरा घर क्यों नहीं बनाया। तो तुम्हारा क्या जवाब आएगा, अरे घर कैसे बनाते, आपने रॉ मटेरियल तो सप्लाई नहीं किया। भाई मैंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या हुआ, तुमको तो करना था। भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस मेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड था, तो जब मैंने ही नहीं किया तो तुम लोग को भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि तुमने काय को नहीं परफॉर्म किया, तो ये मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे परफॉर्मेंस भी डिमांड नहीं कर सकता हूं। उल्टा इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मैंने परफॉर्म नहीं किया, आप भी नहीं कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से टूटा। तो बट ऑब्वियसली आप मेरे अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हो और मैं कॉम्पनसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी रहूंगा। तो 52 54 का डिफरेंस समझो। 52 कॉस्ट की बात करते हैं और कॉस्ट का इफेक्ट क्या होगा वो 54 में बोला है। तो 52 क्या कहता है, एक पार्टी, दो पार्टी आपस में डिसाइड कर सकते। एक और अपना वो एग्जांपल था, वो किसी के घर के बाहर बहुत कचरा पड़ा है, तो उस पर्सन के साथ उसने डीलिंग की और क्या बोला कि भी मैं कार्ट प्रोवाइड करूंगा, गाड़ी मैं दूंगा, गार्बेज तुम यहां से हटा देना, ठीक है। तो जब तक ये गाड़ी नहीं देगा तब तक वो गार्बेज कैसे हटाएगा, भाई ये सब 52 के अंदर है। अब इसने गाड़ी दी नहीं तो क्या गार्बेज हटाने की डिमांड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उल्टा आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसके लिए आप कॉम्पनसेशन भी पे करोगे, ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 54 के अंदर आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। आइए 53 चेक कर लेते हैं भाई, इसमें क्या है।
तो इन रिसिप्रोकल प्रोमिसेस वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट prevent the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented. बच्चों समझना, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में जब वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर, एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्मेंस करने से रोक देती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बट ऑब्वियस है सामने वाली पार्टी की चॉइस के ऊपर कैंसिल हो जाएगा और यहां पे वो पार्टी नॉन परफॉर्मेंस के लिए यहां पे भी डैमेजेस लेगी। बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने आपको बोला था कि आप मेरा घर आकर के पेंट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप मेरे घर पहुंच गए और पहुंचने के बाद मैंने आपको सीधा सीधा से मना कर दिया, प्रिवेंट कर दिया मैंने आपको कि नहीं भाई तुमको परफॉर्मेंस नहीं करना है। डिसाइडेड ये था कि आप मेरे सारे घर को पेंट करोगे, बदले में मैं आपको पैसा दूंगा, 1 लाख रुपया देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आप मेरे घर पहुंचे, मैंने मना कर दिया कि ना मुन्ना ना, मेरा घर पेंट नहीं करना है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो बट ऑब्वियस है आपके पास में राइट है कि आप मुझसे कॉम्पनसेशन डिमांड करोगे लॉसेस के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सीधा सीधा से पॉइंट है, 53 का इधर खत्म हो गया। 55 क्या कहता है भाई, व्हेन ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग at or before the specified time or fails to do becomes voidable at the option of the promisee। बच्चों ये तो अपना पुराना पॉइंट हो गया भाई, कौन सा, if the intention of the parties was that should be of essence of the contract। भाई आपको मैंने कहा था 4 दिन में परफॉर्म कर देना, आपने 4 दिन के बाद 5 दिन में परफॉर्म किया, तो मेरी चॉइस के ऊपर है, बिकम्स वॉइडेबल का मतलब मेरी चॉइस है, मैं चाहूं तो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करूं, चाहूं तो नहीं करूं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है वेदर टाइम इज एसेंशियल और नॉट। तो बच्चों एक छोटा सा पॉइंट स्टडी मैट में दे रखा है, इन सारे मैटर में हम मान के चलते हैं कि गुड्स का डिलीवरी करना या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना एसेंशियल होता है। जैसे गुड्स की डिलीवरी करनी है तो टाइम हमेशा एसेंशियल होता है, सोगा में भी पढ़ते हो आप, लेकिन पेमेंट जो है सेम पॉइंट सोगा में दे रखा है, मे नॉट बी एसेंशियल, टाइम पे वो बाद में भी हो सकता है। अगर गोल्ड सिल्वर या शेयर का डिलीवरी है वो हमेशा टाइम पे होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक एक सेकंड में रेट बदलती है, तो यहां टाइम हमेशा एसेंस होता है। जबकि मॉर्गेज मनी का रीपे करना लेट भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो इसमें टाइम एसेंशियल नहीं होता है। सेम उसी तरह से जो लैंड वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें बच्चों देरी हो जाती है, जनरली वो टाइम पे परफॉर्म नहीं होते, कभी कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बाकी, कभी कुछ रजिस्ट्री बाकी, ऐसा बाकी, तो इसमें भी टाइम उतना एसेंस नहीं होता है। तो ये चीजें आपको बताइए, चीजों का नेचर बताया कि कहां टाइम एसेंस होता है कहां नहीं होता है। तो अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। इवन वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल, लेकिन फिर भी आपको अगर मान लो टाइम आपको मैंने एसेंशियल नहीं बताया था, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल टाइम पे तो परफॉर्म करोगे ना भाई, और अगर नहीं किया तो अपना पुराना पॉइंट है बच्चों, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है और उसके बाद आप परफॉर्म करते हो तो उस पर्सन की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, वॉइडेबल होगा कि वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। टाइम एसेंशियल नहीं है तो वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको रीजनेबल टाइम में परफॉर्म कर देना चाहिए, तब तो वॉइडेबल नहीं होगा। लेकिन उससे भी अगर आप लेट परफॉर्म करते हो तो फिर सामने वाले की मर्जी पे वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट का है तो वो तो वॉइड ही होता है, सेक्शन 56 में भी लिखा हुआ है। और वैसे सेक्शन 56 नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है बच्चों, जहां अपन पूरा वो सुपर इनिंग इम्पॉसिबिलिटीज और पढ़ते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अपना पुराना पॉइंट है बच्चों, एक ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है जिसमें एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल है। तो लीगल पार्ट अगर अलग कर सकते हो तो लीगल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इलीगल पार्ट वॉइड एग्रीमेंट होगा। सेम उसी तरह से अल्टरनेट प्रॉमिसेस हैं जहां एक ब्रांच लीगल और एक इलीगल है। याद करो एग्जांपल, अपना पुराना एग्जांपल है, मैं आपको 10,000 रुपए देने वाला हूं, 10,000 के बदले में या तो आप मुझे सप्लाई करोगे मान लो शुगर, नॉर्मल शुगर जो होती है घर में जो शक्कर काम में लेते हैं, या फिर ब्राउन शुगर, अफीम, चरस जो ड्रग्स होता है। तो एक ब्रांच अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग शुगर वाला तो वैलिड होगा, लेकिन सेम टाइम पे दूसरा ब्रांच अगर जो है वो ड्रग्स वाला तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का हमारा पूरा मैटर यहां आकर के खत्म हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों चैप्टर का आखिरी पॉइंट बहुत जबरदस्त है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करता है, सेक्शन नंबर 59 से 61 की बात करता है। तो एप्रोप्रिएशन कब काम में आता है, रूल्स आप लोगों को अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि यस सर हमको पता है एप्रोप्रिएशन कब काम में आता है। जब एक ही पर्सन से हमारे एक से ज्यादा डेप्ट है तो हम काम में लेते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन नंबर 59 से लगा करके 61। तो बहुत सिंपल है, सपोज करिए बच्चे लोगों, दो पार्टीज हमारे पास में ए और बी है, और बी ने ए से पैसा कर रखा है बोरो, और अलग अलग टाइमिंग्स के ऊपर उसने बोरो किया, मतलब बोरो तो किया, लेकिन ये बोरो उसने कर रखा है बच्चे लोगों, बहुत अलग अलग टाइम पर बोरो करके रखा है। तो वो अलग अलग टाइमिंग्स क्या है, सपोज करिए कि
2 जनवरी 2022 को उसने क्या किया कि 10,000 रुपीज जो है वो बोरो किए, बराबर। उसके बाद बच्चे लोगों उसने मान लेते हैं 13 अप्रैल को 6,677 रुपीज का और बोरो किया या उधार के अंदर माल खरीदा, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चे लोगों मान लेते हैं कि 25 अगस्त को जाकर के उसने 6,000 का फिर से एक अमाउंट बोरो किया है। तो 3 अमाउंट बोरो किए बच्चे लोगों, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब जिस वक्त में भी अब मानिए कि 3 अमाउंट बोरो करके रखें और उसके बाद में ऐसा होता है कि करीब 15 सितंबर 22 ही चल रहा है मान लेते हैं, इसने क्या किया बच्चे लोगों, सीधा सा एक 7,000 का पेमेंट भिजवा दिया। अब हमारे लिए कॉम्प्लिकेसी क्या, ये 7,000 रुपीज हम कहां से एडजस्ट करें, या मान लो 7 की जगह 4,000 कर देता हूं, आपके लिए और इजी हो जाएगा। 4,000 रुपया भेज दिया। अब 4,000 रुपया इस फर्स्ट वाले में से एडजस्ट करूं, सेकंड में से करूं कि थर्ड से करूं। अगर आप अकाउंटेंसी की क्लास में होते तब तो आप तीनों का टोटल लगा करके माइनस कर देते, 4,000 कहानी खत्म। लेकिन आप लॉ की क्लास के अंदर है तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये 4,000 फर्स्ट लोन में से एडजस्ट हो, सेकंड में से हो या थर्ड से हो। तो लॉ क्या कहता है बच्चों, उन्हीं के रूल्स को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले जैसा डेटर का एक्सप्रेस डिजायर हो वहां से करना है। यानी बी अगर कहता है कि नहीं मेरे ये 4,000 आप 10,000 में से एडजस्ट करो तो ओके, वो कहता 13 अप्रैल वाले में से एडजस्ट करो ओके, वो कहता 25 अगस्त में से आप एडजस्ट करो, तो वहां से पर एडजस्ट कर देते। तो जैसा डेटर बोले वैसा करना है, एक्सप्रेसली जैसा बोले। बाई चांस बच्चों डेटर ने एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोला लेकिन इंप्लाइडली बोला। सर इंप्लाइडली कैसे होता है, कई बार आपका अमाउंट जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बच्चों 4,000 भेजे, सपोज करो 4,000 की जगह बगैर वर्ड्स यूज किए बी ने डायरेक्टली ए को 6,677 का अमाउंट भेज दिया। तो ये अमाउंट जब भेजा और बगैर कुछ बोले भेजा तो साफ पता लग रहा है बच्चों यहां से एडजस्ट करना है, बिकॉज सेम अमाउंट हमको दिख रहा है, तो इंडिकेशन मिल रहा है कि इसी के साथ एडजस्ट करना है। तो ये इंप्लाइड कहता है कि भाई या तो एक्सप्रेस बता दे डेटर या इंप्लाइड तरीके से बता दे जहां अमाउंट वगैरह हमारा मैच कर रहा है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो बच्चे लोगों, वापस से उसी एग्जाम्पल के ऊपर आता हूं, बगैर कुछ बोले बच्चे लोगों उसने 4,000 रुपए भिजवा दिए। तो अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला है तो डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द क्रेडिट, यानी एक ही मर्जी पर होगा, वो चाहे तो फर्स्ट से करे, सेकंड से करे, थर्ड से करे, जिससे वो चाहे। इवन अगर कोई पुराना डेप्ट है बच्चों 2015 का कोई डेप्ट बाकी है जो टाइम बार हो चुका है, जो प्रैक्टिकली अभी रिकवर नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो चाहे, सामने वाले ने डेटर ने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो आप इस 4,000 को उस टाइम बार डेप्ट से भी एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहां पे लॉ भी यही कहता है बच्चों, लॉ भी यही कहता है जनरली आपको क्या करना चाहिए, पेमेंट शेल बी एडजस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। टाइम का मतलब फीफो मेथड यूज करना चाहिए, जो पहले आया वो पहले गया। तो सबसे पहले तो टाइम बार वाला था वो एडजस्ट कर लेंगे। मान लो कोई टाइम बार है ही नहीं तो पहले 4,000 इस 10,000 में से एडजस्ट करने चाहिए। देखो, इफ नो एक्सप्रेस और इंप्लाइड इंटेंशन बाय द डेटर, द क्रेडिटर में एडजस्ट पेमेंट अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, अपने डिजायर के हिसाब से करेगा। और इसमें बच्चों अगर कोई इलीगल डेप्ट होता, इलीगल का मतलब कोई ऐसा डेप्ट है जिसके लिए सूट फाइल नहीं कर पाओगे आप, ड्रग्स वगैरह बेचा है, कोई इलीगल काम का है, तो वो कभी भी रिकवर नहीं होता है। लेकिन टाइम बार डेप्ट अगर है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, और इसमें जनरली उसको लॉ फॉलो करना चाहिए। और लॉ कहता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो सबसे पहले है 4,000 भेजा तो सबसे पहले 10,000 में से एडजस्ट करो। सपोज करो उसने 12,000 भेज दिया होता तो पहले मान लो टाइम बार डेप्ट है ही नहीं और 12,000 भेज दिए, या टाइम बार डेप्ट है तो 12,000 में से पहले 2,000 तो आपके, तो 2015 वाला जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करो, बच गया उसको आप 2 जन वाले से एडजस्ट कर दो। टाइम बार डेप्ट है ही नहीं तो 12,000 में से सबसे पहले 10,000 एडजस्ट करो, और बचे हुए जो 2,000 है वो 13 अप्रैल वाले से एडजस्ट करने चाहिए। तो जनरली अपन फीफो मेथड यूज करते हैं। और बच्चे लोगों को अगर मान लीजिए उसने 12,000 भेजे पुराना, अच्छा इन सारे लोन के ऊपर 3,000 का इंटरेस्ट भी है, तो लॉ कहता है कि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों बाकी पड़े हैं और बगैर कुछ बोले उसने कुछ पैसा भेजा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होता है भाई, बैलेंस जो बचेगा वो प्रिंसिपल से एडजस्ट होगा हमेशा, बराबर। मूल जाए लेकिन ब्याज ना जाए, तो इंटरेस्ट अमाउंट सबसे पहले एडजस्ट किया जाएगा। जो भी रेटर पे करेगा उसमें से पहले इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, बचा हुआ अमाउंट प्रिंसिपल के अंदर एडजस्ट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, खत्म हो गया बच्चे लोगों। सक्सेशन और असाइनमेंट का डिफरेंस हमारा बहुत इजी है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन का डेथ हो गया तो बट ऑब्वियस उसका प्रॉपर्टी लीगल हेयर को ट्रांसफर होता है, और आप लोग सब जानते हो प्रॉपर्टी के साथ साथ लायबिलिटी भी लीगल हेयर को ट्रांसफर होता है। लेकिन
उतना ही जितना मरने वाला एसेट छोड़ करके गया। ये पॉइंट सबको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सक्सेशन के अंदर व्हेन द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, तो बर्डन भी जाता है और साथ में बेनिफिट्स भी जाते हैं, दोनों चीजें जाती है। लेकिन जैसे सपोज अ लीगल हेयर सक्सीड टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि लीगल हेयर के पास उसके फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी आई, तो वो अपने फादर के डेब्ट और लाइबिलिटीज के लिए भी पे होगा, मतलब लाइबल होगा पे करने के लिए। लेकिन लाइबिलिटी ऑफ लीगल हेयर विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। अपने जेब से वो लोन पे करने के लिए उसको आप बाउंड लीगली मर्जी से करें तो ओके, लेकिन लीगली आप बाउंड नहीं कर सकते हो। कोई भी लीगल हेयर जितना मरने वाला एसेट छोड़ के गया उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। असाइनमेंट बच्चे लोगों, असाइनमेंट चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं आपको समझा चुका हूं, कंसिडरेशन वाला चैप्टर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए ने एक बिल बी को ट्रांसफर किया, बी ने उसको सी को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो बेसिकली बी ने अपने राइट सी को ट्रांसफर कर दिए, उसी को असाइनमेंट कहते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि ड्यू डेट पर सी ए पैसा ए से मांगेगा। अगर ए ने पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ए ने पे नहीं किया तो सी वापस ये पैसा बी से ही मांगेगा। तो वेयर द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर इज राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, राइट्स तो ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन ऑब्लिगेशन इसमें ट्रांसफर नहीं होते। जब तक ए पेमेंट नहीं कर दे, बी के सर पे लायबिलिटी तो रहेगी कि यार कल को मुझे पेमेंट करना पड़ सकता है। तो जहां सिर्फ राइट्स ट्रांसफर हो, लायबिलिटीज नहीं, वो असाइनमेंट है, और जहां राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो जाए वो सक्सेशन कहलाता है। ये बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए, और इसी के साथ आपका चैप्टर ये यहां आकर के हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, तो अगला चैप्टर हम लोग जो आज के लिए ले रहे हैं वो है कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारा। तो उसके बाद में हमारे पास दो चीजें बचेंगी बच्चे लोगों, एक हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लेंगे हम लोग अगले सेशन में। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, बराबर। if some event collateral to such contract does not happen, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड है, और अगर वो इवेंट हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। अपने को ध्यान में रखना है। तो इनकी खासियत ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी क्वालिटीज को पूरा करते हैं। ये डिपेंड करते हैं किसी फ्यूचर इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर, और ये फ्यूचर इवेंट जो है वो मेन इवेंट नहीं है, हमेशा कोलेटरल इवेंट रहेगा। बच्चों को बहुत सिंपल सी चीज थी, हमेशा अपन ने जो एग्जांपल दिया कि मैं आपको कुछ गुड्स सेल करने वाला हूं, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो परचेज और सेल का है, लेकिन वो गुड्स मेरे शिप से आ रहे हैं, तो अगर शिप आती है तो सेल कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट परचेज और सेल का है, जो डिपेंड है किसी इवेंट के ऊपर, बराबर से। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो परचेज सेल का है, किसी इवेंट पर डिपेंड है, कोलेटरल है, तो वो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और अनसर्टेन इवेंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंसिलरी टू द कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, इवेंट अलग चीज है, हालांकि डिपेंडेंसी जरूर है, तो वो हमारे कहलाते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके रूल्स बहुत प्यारे रूल है, आप लोग को ध्यान में भी है। सबसे पहले अगर हमने किसी चीज के, किसी इवेंट के हैपनिंग पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर वो चीज हैपन हो गई तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर वो चीज हैपन नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। तो हमने कहा सर इसमें क्या कवर हो सकता है। पुराना एग्जाम्पल है हमारा, कोई पर्सन, मैंने आपको कहा कि अगर एक शिप दुबई से यहाँ आने वाली है, अगर वो आ जाती है तो मैं आपको 10,000 रुपए उधार दे दूंगा। क्यों दे दूंगा, कोई शर्त नहीं लगाई है। एक्चुअली में मेरा कोई डेटर वहां से आ रहा है और वो पैसा लेकर के आ रहा है, तो अगर शिप आ गई तो आपको पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा, बराबर से। तो इट मींस यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर शिप आ जाती है, हैपन हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, नहीं तो इम्पॉसिबल होकर वॉइड हो जाएगा। सेम ऐसा ही कई बार नॉन हैपनिंग पर होता है कि अगर वो चीज नहीं हुई, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर शिप डूब गई, वापस नहीं आई, तो हम आपको इंश्योरेंस का पैसा देंगे, और शिप आ गई तो नहीं देंगे। तो ऐसे में अगर वो इवेंट नॉन हैपन हुआ, यानी इम्पॉसिबल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, इन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर शिप आ गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा, उल्टा हो गया इसके अंदर, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, 32, 33 के साथ ही बच्चों 35, 36 भी पढ़ना चाहिए। यही चीज हैपनिंग फिक्स टाइम के अंदर है। अगर 1 महीना में शिप वापस आ गई तो मैं आपको पैसे दूंगा, यही चीज हैपनिंग पर 1 महीने में आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और 1 महीने बाद में आया तो वॉइड हो जाएगा, बराबर। सेम उसी तरह से नॉन हैपनिंग वाला भी सेम कंसेप्ट जाता है। इसमें टाइम फिक्स कर दिया कि भाई 1 साल का इंश्योरेंस हमने किया, उसमें अगर आपकी शिप डूब जाती है तो हम आपको पैसा देंगे, उसके बाद डूबती है तो नहीं देंगे। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 36 बहुत सिंपल बात करता है,
इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर आपने कोई भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की है तो वो हमेशा ही वॉइड होता है, सब जगह पे वॉइड होता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फिर सेक्शन 34 क्या कहता है बच्चों, अगर कोई लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर आपने कोई चीज बनाई, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अनएनफोर्सेबल। अगर लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है। बहुत प्यारा सा एग्जांपल था, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं अगर आप कैटरीना कैफ से शादी कर लेते हैं, बराबर। तो किसी लिविंग पर्सन के एक्ट पर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कटरीना कैफ का आपसे शादी करने का था, लेकिन कटरीना ने विक्की से शादी कर लिया, तो अभी उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे आपके और मेरे बीच का जो जिस इवेंट पर डिपेंड था, मैं पैसा उस इवेंट पे आपको दे रहा था, वो अब इम्पॉसिबल हो गया। और सर क्या पता फ्यूचर में क्या हो, वो फ्यूचर की बात नहीं है, एट प्रेजेंट उनकी शादी हो गई और वो चीज इम्पॉसिबल हो चुकी है, तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी लिविंग पर्सन के एक्ट पर डिपेंड कर रहा है, और उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया कि वो काम ही इम्पॉसिबल हो गया है, कुछ ऐसा कंडक्ट कर दिया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी जीरो हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन नंबर 34 कहता है, ये बच्चे लोगों इसके रूल्स हैं, ठीक है। डिफरेंस बहुत प्यारा आता है वेजरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। डिफरेंस सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दोगे, इट प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ अपॉन असर्टेनमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट, जबकि यहां पे टू डू और नॉट टू डू समथिंग जो कोलेटरल इवेंट के ऊपर डिपेंड है। तो पहले में तो डेफिनेशन दोगे। वेजरिंग एग्रीमेंट में जो कुछ होता है वो इवेंट ही होता है, बारिश आएगी तो पैसा दूंगा, नहीं आएगी तो नहीं दूंगा, जबकि यहाँ पे कोलेटरल होता है, बारिश आई तो मैं अपना क्रॉप्स आपको सेल करूंगा, बारिश नहीं आई तो भाई नहीं कर पाऊंगा। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्रॉप्स के परचेज सेल का है जो डिपेंड किसी इवेंट पर है, ठीक है। हर वेजरिंग एग्रीमेंट में कंटीजेंट का नेचर तो होता ही है अनसर्टेनिटी का, लेकिन हर कंटीजेंट वेजरिंग नहीं होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वैलिड होते हैं। वेजरिंग में सब्जेक्ट मैटर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपन पहले भी पुरानी क्लास में बात कर चुके हैं, जबकि कंटीजेंट में बट ऑब्वियस आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में, तभी तो करा रहे हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में देयर इज नो अदर इंटरेस्ट, जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, अपने को ध्यान में रखना है। दैट इज नॉट सो इन केस ऑफ, मतलब कंटीजेंट के अंदर ये वाली बात नहीं है, वहां पे सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट होता है। ये अपने को डिफरेंसेस ध्यान में रखने चाहिए भाई। इसमें खाली विनिंग और लूजिंग में हमारा इंटरेस्ट है और कोई नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। तो यहां आकर के कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपका कंसेप्ट भी हो जाता है खत्म। फिर बच्चों हमारे पास में आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 68 से 72 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लॉ आपको इंपोज करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, लेकिन लॉ इंपोज करता है, दे आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और कंसेप्ट इसके पीछे का है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स कॉस्ट, नो वन हैव राइट टू टेक बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन। किसी दूसरे के खर्चे पर आपको अमीर नहीं बनने दिया जाएगा, इक्विटेबल प्रिंसिपल का लॉ है। और 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे लोगों, जिसमें से पहला सबसे कॉमन नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन। हम लोग पढ़ के आए कि अगर माइनर को आपने नेसेसिटी सप्लाई की और माइनर के पास में प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी से आप पैसा रिकवर कर सकते हो, क्योंकि किसी और के खर्चे पर किसी को अमीर नहीं बनने दिया जाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का फंडा यही है। माना माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन आपने माइनर को नेसेसिटी सप्लाई किया और उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, तो आप उससे रीइंबर्स करवा सकते हो, पैसा रिकवर कर सकते हो बिकॉज ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम बच्चों पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हमारा फेमस पॉइंट है। अ पर्सन, एक बंदा जिसने कोई पेमेंट किया, हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट, लेकिन एक्चुअल में वो खुद ऑथोराइज, वो खुद बाउंड नहीं था, लॉ से बाउंड कोई और बंदा था, लेकिन पे इस पर्सन ने कर दिया, लेकिन खुद के बेनिफिट के लिए पे किया है। एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड बाय द अदर, वो दूसरे से पैसा ले सकता है। बहुत कॉमन एग्जांपल था बच्चों इसके अंदर। मान लीजिए कि मैंने आपको अपना घर किराए पर दिया है, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नोटिस आता है कि अगर इसका लैंड टैक्स नहीं भरा तो वो घर पर ताला लगा देंगे, ठीक है। अब एज अ लैंडलॉर्ड मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं वो टैक्स का पैसा भरूं, लेकिन मैं नहीं भर रहा हूं, तो मेरी जगह पे आप यानी किराएदार ने वो पैसा भर दिया। लॉ कहता है आपके और मेरे बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और आप वो पैसा, जबकि मुझसे बगैर पूछे आपने भरा है, लेकिन मुझसे रिकवर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? नंबर 1, लॉ से बाउंड था लैंडलॉर्ड यानी कि मैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन पेमेंट किसी और ने किया, मतलब आपने किया, मतलब जो बाउंड था उसने तो पेमेंट किया नहीं, जो बेचारा बाउंड नहीं था उसने पेमेंट किया। लेकिन जिसने पेमेंट किया वो बाउंड भले नहीं था, लेकिन उस पेमेंट में इंटरेस्टेड तो था, खुद के फायदे के लिए किया। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया तुमने, एक एहसान करना, मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना।
तुमने लैंड टैक्स का पैसा इसलिए भरा कि अगर कल को उसके ऊपर घर पे ताला लग गया तो तुम्हारे हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी, तुम्हारा घर चला जाएगा, दूसरा घर अभी मिलेगा नहीं, इसीलिए तुमने वो लैंड टैक्स पे किया। तो लॉ कहता है कि आप मुझसे वो पैसा रिकवर कर सकते हो। तो तीन चीजें होनी चाहिए, जो पर्सन ने पेमेंट किया वो इज नॉट बाउंड बाय द लॉ, फिर भी उसने पे किया, लेकिन खुद के बेनिफिट के लिए पे किया है, तो वो बाउंड वाले पर्सन से पैसा रिकवर कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बच्चे लोगों, हमारा फेमस पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट, पिज्जा वाला मेरा एग्जांपल, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। किसी पर्सन ने लॉफुली आपके लिए कुछ किया और करने से आपको कुछ बेनिफिट हुआ, एंजॉय द बेनिफिट, लेकिन करने का इंटेंशन फोगट में करने का नहीं था, तो यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पिज्जा की गलत सप्लाई कर दी, या आपके घर पे गलत पार्सल डिलीवर हो जाता है और आप उसका एंजॉय यूज कर लेते हो, तो लॉ कहता है कि आपने एक ऐसी चीज का एंजॉय किया जो आपकी थी नहीं, मतलब किसी ने आपके लिए कुछ काम किया, आपके घर पे गुड्स गलती से आ गए, और बट ऑब्वियस है आपने उस गुड्स को इस्तेमाल भी कर लिया, ठीक है, लेकिन जिस पर्सन ने सप्लाई किया उसका इंटेंशन फ्री में काम करना नहीं था, ग्रेचुइटसली नहीं था, तो यू हैव टू पे फॉर दिस, आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसको पे करोगे। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। तो तीन चीजें इसके अंदर बहुत जबरदस्त आती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अपना पिज्जा वाला पुराना एग्जाम्पल जो था, गलती से पिज्जा मैंने ऑर्डर किया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो किसी ने आपके लिए कुछ काम किया, हाँ किया, फायदा हुआ, मस्त आप खा गए, लेकिन फ्री में नहीं था, मुझे उसका पैसा चुकाना पड़ा है, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप मुझे रीएम्बर्स करोगे। ये नॉन ग्रेचुइटस के अंदर कवर है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमारा सबसे फेमस पॉइंट है बच्चों। दो लोग होते हैं, फाइंडर और ओनर। तो फाइंडर वो है जिसको कुछ खोया हुआ सामान मिला है और उसकी कुछ ड्यूटीज बनती है, गुड्स को केयर करेगा, ट्रेस करेगा टू ओनर को और उसको रिटर्न करेगा और खुद के यूज में नहीं लेगा, लेकिन उसके राइट्स भी है। जब उसका ओनर मिल जाता है तो आप उससे अपने एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हो, नहीं तो गुड्स को रिटर्न करके रख सकते हो जब तक वो खर्चा नहीं दे रहे आपका, तो रिकवर कर सकते हो। गुड्स को प्रिजर्व करने में, उसको सर्च करने में आपका पैसा लगा तो रिकवर करो। सेकेंडली, आप उन गुड्स को दो कंडीशन के अंदर सेल करने का राइट भी रखते हो। फाइंडर सेल कर सकता है अगर ऐसे गुड्स हैं जो जल्दी खराब होने वाले हैं, पैरिशिंग नेचर के हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। और सेकंड नंबर, गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बराबर अगर उसने खर्चा कर दिया गुड्स को प्रिजर्व करने में या ओनर को सर्च करने में, तो वो गुड्स को बेचने का राइट भी रखता है। तो दो केसेस में बेचने का राइट है, पैरिशिंग नेचर और 2/3 के बराबर खर्चा कर दिया हो, तो ये अपने को इधर से ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर है। हाँ, गुड्स के ओनर के बाद में जो सेकंड ओनर माना जाता है गुड्स का, वो हमेशा फाइंडर ही माना जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। पॉइंट, छोटा सा पॉइंट था। और आखिरी पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ये भी मेरे थर्ड पॉइंट से मिलता जुलता है। पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक। अगर किसी ने गुड्स का गलत आपको डिलीवरी कर दिया है या बाय मिस्टेक से आपको पैसा दे दिया है, कोर्जन की वजह से पैसा आ गया है, द पर्सन रिसीविंग द मनी और गुड्स मस्ट रीपे। मुझे मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, उससे बी और सी दोनों ने 500 रुपए उधार पे लिए, मिल करके उधार पे लिए। फिर बी ने क्या कर दिया, दोनों का मिला करके 1000 रुपया ए को दे दिया, खुद का भी और सी का भी, और सी को इस बारे में ध्यान नहीं था, उसने अपना 500 भी ए को दे दिया। तो ए के पास 1000 के बदले 1500 पहुंच गए, तो ए का यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि वो 500 रुपए वापस से रिटर्न करेगा, क्योंकि एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर बाय मिस्टेक आपके पास कोई अमाउंट आ गया है तो उसको वापस करेंगे। सेम बच्चों, कोर्जन कई बार प्रेशराइज होकर के, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एडवांस टैक्स भर दिया पहले ही। अब मेरा एडवांस टैक्स मान लो मैंने 1 लाख रुपया पहले ही भर दिया है, जब क्योंकि भाई मुझे डर है कि यार फालतू टैक्स की पेनल्टी लग जाएगी। कोर्जन का मतलब क्या होता है, प्रेशराइज होकर के, वो कोर्जन नहीं, वॉइडेबल वाला नहीं, नॉर्मल। इसका वर्ड मीनिंग क्या निकलता है, प्रेशराइज होकर के। तो मैंने 1 लाख भर दिया, अब एक्चुअल टैक्स मेरा 75,000 का ही बनता है, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो मुझे 25,000 रुपया मुझे रिफंड करेंगे, मुझे वापस करेंगे। नॉर्मली टैक्स असेसमेंट में ये होता है, अगर हमने ज्यादा टैक्स भर दिया है तो उस केस में जो भी टैक्स का एक्स्ट्रा पैसा जो हमने भर दिया वो हमको वापस से रिटर्न करेंगे, क्योंकि उनके और हमारे बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखने चाहिए। तो बच्चों, 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हो गया, और लास्ट के अंदर अपना आया पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यहां आकर के आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट का कंसेप्ट भी हो जाएगा खत्म। चलिए, तो ये था हमारा आज का काम। जबरदस्त तरीके से तैयारी करके रखिएगा, वापिस आप लोगों से जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।